डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि जब एक डीएनए का मॉलिक्यूल दो डीएनए के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। एक दूसरे अल्फाज में सेल्फ सिंथेसिस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। सवाल यह है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल को अपने आप को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल पहले से है उसको डबल होने की ज़रूरत ही क्या है? इसका जवाब यह है, हमने पढ़ा था कि सेल्स डिवाइड होते हैं। सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक सेल के अंदर क्या मौजूद है? क्रोमोसोम मौजूद है। क्रोमोसोम क्या है? डीएनए है। लेट्स सपोज इस सेल के अंदर दो क्रोमोसोम है, तो दो क्रोमोसोम के हिसाब से इसके अंदर डीएनए है। जब ये सेल अपने आप को दो में डिवाइड करेगा, एक सेल दूसरा सेल दो में डिवाइड किया ना, तो ये जो दो क्रोमोसोम है इसमें से तो एक क्रोमोसोम इधर आएगा एक इधर आएगा, ये तो फिर नाइंसाफी हुई। असल में होना क्या चाहिए था? इंसाफ के मुताबिक हर सेल को दो क्रोमोसोम मिलने चाहिए। दो डीएनए इधर आएंगे दो डीएनए इधर आएंगे। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम इस सेल के अंदर इस क्रोमोसोम को का जो डीएनए है उसको डबल करेंगे, दो बनेगा, और ये जो क्रोमोसोम है इसको भी डबल करके इसे भी दो बनेंगे। तो अब जो है दो क्रोमोसोम इधर आएंगे दो क्रोमोसोम इधर आएंगे, दोनों सेल के पास इक्वल डीएनए इक्वल क्रोमोसोम जाएंगे माइटोसिस में। इसीलिए डीएनए को रेप्लिकेट होना पड़ता है ताकि हर डॉटर सेल में मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली इक्वल अमाउंट में डीएनए जो है वो चला जाए, खासकर माइटोसिस में। सो यही वजह कि डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। ये आपके पास एक डीएनए है, दिस इज योर वन डीएनए। इस डीएनए से दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये गायब हो जाएगा तो इससे दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इन दो को हम लोग क्या नाम देते हैं? डॉटर डीएनए। और ये जो डीएनए था जो शुरू में था इसका नाम क्या था? पेरेंटल डीएनए। सही है। अब जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो दो तरह की है। एक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और एक है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या फ़र्क है? सेमी कंजर्वेटिव में लेट्स सपोज ये आपके पास एक डीएनए है, पेरेंटल डीएनए, ठीक है। इसके जो दो स्ट्रैंड्स है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गए, एक दूसरे से अलग हो गए। एक नया डीएनए का स्ट्रैंड इसके सामने बन जाता है और इसके सामने भी एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। सो ये भी एक डॉटर डीएनए है, ये भी एक डॉटर डीएनए है। इनमें जो डॉटर डीएनए में से अगर आप देखें तो एक ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड है, दूसरा न्यू डॉटर स्ट्रैंड। इस तरह इसमें भी एक ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड है और उसमें एक न्यू स्ट्रैंड है। तो इस तरह के रेप्लिकेशन को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और दूसरा क्या है? कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होगा? कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में फिर से दो स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस तरह से अलग हो जाएंगे कि मैं ये देख रहे हैं, दिस इज टोटली न्यू स्ट्रैंड। इसमें आप देख सकते हैं ये भी डॉटर डीएनए है और ये भी क्या है? डॉटर डीएनए है। लेकिन यहां पर अगर आपने देखा कि इस स्ट्रैंड के अंदर आप जरा देखें, इसमें दोनों क्या है? न्यू स्ट्रैंड है। सो अगर दोनों न्यू स्ट्रैंड आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और डॉटर डीएनए में अगर एक स्ट्रैंड पेरेंटल का हो, एक
जो है न्यू स्ट्रैंड हो, फिर उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेमी कंजर्वेटिव। खैर, रेप्लिकेशन चाहे कुछ भी हो, कंजर्वेटिव हो या सेमी कंजर्वेटिव हो, जो भी हो, हमारे पास एक डीएनए से कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। और ये आज आपको मैंने बताना है इसका मैकेनिज्म क्या है। डीएनए के जो रेप्लिकेशन है उसका मैकेनिज्म में से सबसे बड़ा रोल जो है वो एंजाइम का है। जब एक डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं तो एंजाइम इसमें अपना रोल अदा करते हैं। सबसे वेल नोन एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज, डीएनए जाइरेज, डीएनए हेलिकेज, ठीक है, और डीएनए लाइगेज। ये 4-5 एंजाइम हैं जिनका किरदार है डीएनए रेप्लिकेशन में। सो आप लोगों का जो फोकस है वो एंजाइम पे होनी चाहिए, और साथ साथ ताकि एग्जाम में आपको लिखने में हेल्प मिल जाए। डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म जनाब 3 स्टेप्स में डीएनए रेप्लिकेशन मुकम्मल हो जाते हैं, 3 स्टेप्स में। पहला जो स्टेप है वो है इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज, शुरुआत किस तरह से होगी हमारे पास, यहां पर हमारे पास बनेगा रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क। ये 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज दिस रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फॉर्क। अगर आप यहां से देखें, ये आपके पास डीएनए है, तो डीएनए के मॉलिक्यूल में ख़ास जगह होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। आंखें बंद करके अंधाधुन हर जगह पर रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी, किसी मखसूस जगह पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज इस डीएनए में ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर क्या स्टार्ट होना है, रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है, तो फिर इस जगह का नाम क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस जगह का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और अगर ये यहां पे स्टार्ट हो जाए, मतलब ये जगह हो, तो फिर इसका नाम होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन न्यूक्लियोटाइड्स की एक खास सीक्वेंस होती है जिसको एंजाइम पहचान लेते हैं कि मैंने यहां से शुरुआत करनी है। सो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, डीएनए के मॉलिक्यूल पे अंधाधुन हर जगह पे नहीं हो सकती है, कुछ खास जगह होती है, उन जगहों को क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ये प्रोकैरियोट में सिर्फ एक होता है, यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा होते हैं, बहुत से ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। अब रेप्लिकेशन बबल क्या चीज़ है? रेप्लिकेशन बबल, जब डीएनए के अंदर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। यहां देखें, इसमें और इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए, अगर मैं ये जो टर्न है, अगर इस टर्न को मैं रिमूव कर दूं, काट दूं, ये वाला जगह अगर मैं काट दूं ऐसे, और फिर क्या होगा कि ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है ये एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाएंगे ना, राइट। टर्न क्या हुआ, खत्म हुआ ना। कौन सा सीढ़ी थी हमारे पास? स्पाइरल लेडर जो था, पहले स्पाइरल लेडर था, अब वो कन्वर्ट हुआ किस चीज में, स्ट्रेट लेडर में। तो ये इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल। ये काम कौन करेगा, डीएनए जाइरेज, ये एंजाइम है और उसको हम लोग क्या नाम थे, टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, जहां जहां टर्न होते हैं, टर्न वाले जगह को क्या कर देते, रिमूव करके, ताकि वो हेलिक्स के बजाय स्ट्रेट हो जाए। सो ये जो आपके साथ जो डीएनए का हिस्सा था, ये क्या हुआ, ये हेलिकल फॉर्म से स्ट्रेट फॉर्म में आ चुका है, सिर्फ ये जगह जो है वो आ चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक और चीज़ मैंने नहीं लिखी थी, वो ये था कि इन 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान क्या चीज़ें हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनको आपस में बाइंड के रखा हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ भाई कि ये लाइनिंग किसको शो कर रही है, नाइट्रोजनस बेसिस है। यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से वो एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सही है।
अब हमने करना क्या है, रेप्लिकेशन बबल तो आपके पास आ गया, दिस इज कॉल्ड एज, यस, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल। किसकी मदद से बनाई है रेप्लिकेशन बबल? डीएनए जाइरेज की मदद से। अब हमने करना क्या है, हमने इन दो स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग करना है। अलग करने के लिए क्या करना होगा, एक और एंजाइम आएगा, एक और एंजाइम आएगा। भाई इसकी ड्यूटी तो हो गई डीएनए जाइरेज की, एक और एंजाइम आएगा, उसका नाम है डीएनए हेलिकेज। वेयर इज डीएनए हेलिकेज? यहाँ पर, ये हमारे पास कौन सा एंजाइम है, डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज बिल्कुल जिप की तरह, जिप ओपनर, जिस तरह जिप आप क्लोज करते हैं, फिर आप जब उसको ओपन करते हैं तो आस्ते आस्ते से वो खुल जाता है, तो ये उस तरह जिप की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो ये दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या क्या नजर आएंगे, नाइट्रोजिनस बेसेस एक्सपोज्ड हो जाएंगे। कैसे एक्सपोज हो जाएंगे, यहाँ पर एडेनिन होगा, यहाँ पर गुआनिन, लेट्स सपोज साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, इनके सामने इधर क्या होगा, थायमीन, इसके सामने क्या होगा, साइटोसिन, इसके सामने क्या होगा, गुआनिन, इसके सामने क्या होगा, थायमीन, जिसके सामने सी। तो आपको क्या नजर आएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस जो थे वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे। फ़र्क क्या है इसमें और इसमें कि इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो एक दूसरे के साथ अभी मिले हुए नहीं है। ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से इस जगह रेप्लिकेशन बबल वाले जगह पर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब मैंने आपके लिए ये वाला डायग्राम लिखा हुआ है, ज़रा आप आ जाए यहाँ पर वही केस है। लेट सपोज दिस इज हियर इज एडेनिन, फिर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमीन एंड एडेनिन। यहाँ पर क्या होगा, थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन। हमने पढ़ा था ना कि ये बेस पेयरिंग स्पेसिफिक होते हैं, हमेशा ए के सामने टी आएगा, हमेशा जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी, जी विद सी, ए विद टी, ए विद टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो दो स्ट्रैंड्स हमारे पास है, इसको भी हम लोग टेम्पलेट बोलेंगे, इसको भी हम लोग टेम्पलेट बोलेंगे। टेम्पलेट का लफ्ज़ अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। टेम्पलेट मीन कि इस स्ट्रैंड की मदद से एक और स्ट्रैंड बनेगा, राइट, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये स्ट्रैंड को इस्तेमाल करते हुए इसी स्ट्रैंड के साथ हम लोग एक नया स्ट्रैंड बना लेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा, ये भी क्या करेगा, अपने आप को एज अ टेम्पलेट शो करेगा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग एक दूसरा नया स्ट्रैंड बनाएंगे। तो स्ट्रैंड बनाने के लिए हमारे पास फिर दूसरा एंजाइम आएगा, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ तक आपने दो चीज़ें देखी, रेप्लिकेशन बबल आपने देखा, राइट, और ये जो इलाका नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो कॉर्नर है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ये एक बबल है, बबल का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। अब हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क भी आ गया, रेप्लिकेशन बबल भी आ गया। एंड वन थिंग मोर, एक प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम ये है कि ये जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, हम चाहते हैं कि ये अलग रहे ना, लेकिन खतरा है कि ये दोनों स्ट्रैंड वापस मिल जाए। हम इन चेन को आपस में मिलाने से रोकने के लिए एक प्रोटीन यहां लगाते हैं। हम नहीं लगाते हैं, वो नेचुरली सेल के अंदर ही होता है, उसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये लिखा हुआ है मैंने यहां पर SSB। SSB क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, SSB प्रोटीन। इसको हम लोग कहां पे ले आएंगे, इसको हम यहां पे रख लेंगे, एक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहां पे रख लेंगे, ठीक है, और एक यहां पे रख लेंगे, बस, अब कुछ नहीं होगा। अब ये वापस में मिलेगा नहीं। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन क्या है,
It is a kind of protein that will prevent the reunion of the two strands. अच्छा, ये तो आ गया SSB, स्टेज पहला हुआ ख़त्म, इनिशिएशन फेज ख़त्म हुआ। आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। अब हम जाएंगे दूसरे फेज की तरफ जिसका नाम है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा लिखा हुआ है कि एक ही रेप्लिकेशन फॉर्क को मैंने शो किया हुआ है अपनी आसानी के लिए। एक ही रेप्लिकेशन फॉर्क शो के सारा का सारा बबल है और एक रेप्लिकेशन फॉर्क मैंने शो किया हुआ है। अब क्या होगा दूसरा फेज जिसका नाम है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन फेज। इसमें क्या होगा, इसमें इस स्ट्रैंड के सामने और इस स्ट्रैंड के सामने नया चेन बनेगा और वो भी किसकी मदद से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। कैसे, अगर आप देखें ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसमें से हमारे पास 2 चेन बनेंगे इस तरह से। पहले आप लोग सरसरी देख ले, मैं बाद में आपको मैकेनिज्म बताऊंगा इसके बाद फौरन। एक चेन ऐसा बनेगा कॉन्टिन्यूसली बनता जाएगा टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। ये चेन बन रहा है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। इस तरफ जो आ रहा है मुसलसल बन रहा है। ऐसे चेन को हम लोगों ने नाम दिया लीडिंग स्ट्रैंड, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो नया चेन बना इसका ये वाला एंड 3 होगा या 5 होगा? 5 होगा। फिर जो हमने पढ़ा था कि डीएनए में वो एंटीपोलर होने चाहिए, एंटीपोलर होने चाहिए ना, तो इट शुड बी 5 एंड दैट शुड बी 3। तो ये जो चेन हमारे पास बना है किस डायरेक्शन बना है, 5 to 3 डायरेक्शन बना। ये काम कौन करेगा, हमारे पास एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। खासकर डीएनए पॉलीमरेज में 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, खासकर डीएनए पॉलीमरेज 3। व्हिच वन? डीएनए पॉलीमरेज 3, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो एंजाइम है ये हमारे पास 3 तरह के हैं। एक है डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कि इख्तिताम में, टर्मिनेशन में हमारी हेल्प करेगा, और ये मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर के अंदर ही आएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 जस्ट हेल्प करेगा टर्मिनेशन स्टेज में, आखिरी इख्तिताम में हेल्प करेगा। और ये भी लिखा था कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 की जो है सपोर्ट भी करेगा, इसको हेल्प करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करते हैं, रिपेयरिंग। कभी भी लाइफ टाइम है हमारे डीएनए में अगर थोड़ी सी डैमेज आ जाए तो ये एंजाइम जाकर उसको चेक करता है, रिपेयर कर देता है। हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर डीएनए के अंदर अगर डैमेज आ जाए तो ये जाकर उसको रिपेयर करता है। और तीसरा जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये आपका सबसे मेन एंजाइम है जो नया चेन बनाएगा, मेन एंजाइम दैट सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। तो ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है इसको कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा। ये हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करता है, रिमेंबर 5 to 3 डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अच्छा, तो ये एक स्ट्रैंड हुआ, क्या नाम था इसका, लीडिंग स्ट्रैंड। अब इसको किसे डिफाइन करेंगे आप लोग, द स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड, बस ये डेफिनेशन है लीडिंग स्ट्रैंड का। दूसरा जो स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड जाहिर है इसके सामने बनेगा। आप जरा सोचिए, वो जो नया स्ट्रैंड इसके सामने बनेगा वो ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे तो नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉब्लम डायरेक्शन का है। वो स्ट्रैंड इस तरह से होगा, एक छोटा सा टुकड़ा इधर बनेगा 5 to 3 में, फिर क्या होगा
एक छोटा सा टुकड़ा इधर बनेगा। मैं आपको सारा मैकेनिज्म बताऊंगा इसके बाद फॉर्म कि क्यों ऐसा बन रहा है, पहले बस आसानी के लिए। दूसरा टुकड़ा बना, फिर से 5 to 3 में, फिर से क्या होगा, फिर से एक यहां से एक स्ट्रैंड बनेगा लेकिन टुकड़े में बनेगा 5 to 3 में, फिर से 5 to 3 में। तो ये जो एक दूसरा चेन हमारे पास बन रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली बन रहा है या टुकड़ों में बन रहा है? टुकड़ों में बन रहा है। ये चेन जो हमारे पास टुकड़ों में बन रहा है, इसका नाम है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग, LAGGING, लैगिंग स्ट्रैंड। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे लैगिंग स्ट्रैंड को? द स्ट्रैंड विच इज सिंथेसाइज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द स्ट्रैंड विच इज सिंथेसाइजिंग टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो एक ये हुआ। और दूसरी बात, लैगिंग स्ट्रैंड डज नॉट फॉर्म, इज नॉट फॉर्म्ड continuously, but it is formed discontinuously in the form of small fragments. तो ये जो एक फ्रेगमेंट है इसका नाम है ओकाज़की फ्रेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? ओकाज़की फ्रेगमेंट। आइए इसी प्रोसेस को जो आपने अभी पढ़ लिया, आसान समझ लिया, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे इसका डायग्राम को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये मैं मिटाऊंगा, सही है? इसको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके। Right. Now, let's suppose we have one strand और ये है हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है? अगर मैं यहां से कहूं कि भाई ये 5 एंड है, तो ये कौन सा एंड आएगा? 3 प्राइम आएगा। और अगर ये 3 है तो ये 5 प्राइम आएगा, ठीक है? जब आप डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि उसके नाइट्रोजनस बेसिस एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज किस तरह से हो जाएंगे? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है? अगर इसके सामने आप रखना चाहो एडेनिन रखोगे तो इधर क्या आएगा? थाइमीन आएगा। अगर यहाँ पर फिर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, 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 गुआनिन, गुआनिन, ठीक है? तो इसके सामने क्या रखोगे इधर? साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, 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 थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है? ये हमारे पास क्या एक्सपोज हो गए? नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास आ गए। अब हमने लाना है डीएनए पॉलीमरेज को। डीएनए पॉलीमरेज को हमने लाना है। अच्छा, ये सारा जो कहानी आप लोग सुन रहे हैं ये कहाँ पर होती है? कहाँ? वेयर? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर है ना, न्यूक्लियस इनसाइड द सेल हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है वो सेल के अंदर हो रहा है। इट इज ऑल प्रोसेस इज हैपनिंग इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, बहुत सारे पड़े हुए भाई, एक तो नहीं है, राइट? क्या पड़े हुए? बहुत सारे पड़े हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, वो सारे इधर पड़े हुए हैं। हमने क्या करना है? डीएनए पॉलीमरेज ने इनको उठाना है और इस चेन के सामने रख देना है, ठीक है? अब इसके डीएनए पॉलीमरेज का एक सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ
5 to 3 डायरेक्शन में नया चेन बना सकता है। मैं रिपीट करता हूं, यहां पर मैंने स्पेशली आप लोगों के लिखा हुआ है, अगर कैमरामैन थोड़ा सा इस तरफ लिए हैं, ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑलवेज इन 5 to 3। ये एक मसला है, ये 3 to 5 नहीं बना सकता है, ये हमेशा 5 to 3 में बनाएगा, राइट। एक ये है प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको अपना काम स्टार्ट करने के लिए एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या है? प्राइमर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक शॉर्ट फ्रेगमेंट है, स्मॉल फ्रेगमेंट है, किस चीज का? आरएनए का। छोटा सा फ्रेगमेंट है हमारे पास, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये एक एंजाइम है आरएनए प्राइमेज आकर ये बनाता है ये एंजाइम। तो ये जो टुकड़ा है प्राइमर, इस टुकड़े को देखकर डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा। सो डीएनए पॉलीमरेज के नखरे हैं। उसका एक नखरा ये है कि भाई वो हर डायरेक्शन में सिंथेसाइज नहीं करता, वो एक ही डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा 5 to 3 में। एक दूसरा उसको चाहिए प्राइमर के बगैर वो काम नहीं कर सकता। सो हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर जो डीएनए का पॉलीमरेज एंजाइम है, वो पहले से जो स्ट्रैंड मौजूद है, इज इट डॉटर स्ट्रैंड और पेरेंटल स्ट्रैंड? गुड, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। पेरेंटल स्ट्रैंड में ये इसकी एक और कमजोरी में बताऊं आपको, ये 5 एंड पे न्यूक्लियोटाइड नहीं डाल सकता। इट एड्स द न्यूक्लियोटाइड एट द 3 एंड। दोबारा रिपीट करता हूं, ये लाजमी है समझना। डीएनए पॉलीमरेज कहां पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा? एट द 3 एंड। वहां पे भी लिखा हुआ है स्पेशली, ताकि स्टूडेंट्स के लिए मसला ना रहे, वो कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? एड द न्यू न्यूक्लियोटाइड एट द 3 एंड। सो आप जरा मुझे बताओ, यहां पे ऐड करेगा ये, यहां पर प्राइमर हम कहां पे लाएंगे? अगर ये वाला स्टेज है, अगर ये वाला स्टैंड है, तो हम लोग प्राइमर को यहां पे रख लेंगे, ठीक है। वो पुट हम यहां पर क्या करेंगे? प्राइमर रख देंगे। दिस इज आवर प्राइमर। प्राइमर के बाद क्योंकि ये 3 एंड है, तो इस 3 एंड से फिर ये क्या करेगा? नया न्यूक्लियोटाइड पुट करेगा। ए के सामने क्या रखेगा? टी रखेगा, टी न्यूक्लियोटाइड। और सी के सामने क्या रखेगा? जी न्यूक्लियोटाइड। ये कहां से आएगा? ये वो पड़े हुए ना, साथ साथ इस तरह से चलते जाएंगे, तो रखते जाएंगे। जी के सामने सी रखेगा, सी के सामने जी रखेगा। हमारे पास क्या बन रहा है? एक नया चेन बन रहा है, और ये सिलसिला क्या करेगा? चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये वाला एंड कौन सा होगा? 5 होगा ना। पुराने स्टैंड का 3 एंड है, तो इसका 5 एंड होगा। और ये यहां पर जब खत्म हो जाएगा, तो फिर इसका कौन सा एंड होगा? यस, यहां पर इसका 3 एंड होगा। तो इस चेन के सामने हमारे पास एक नया चेन आ गया, बस एक प्राइमर काफी था। 1 प्राइमर ने आकर ये यहां तक रेप्लिकेशन फॉर्क तक लेके आया। अब बारी आई भाई इसकी, इधर कौन सा एंड है? 5 एंड है। तो हमने क्या कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज की कमजोरी है, वो 3 एंड पे ही पुट करेगा। भाई यहां अगर 5 एंड है, डोंट वरी, क्या पूरे चेंज में आपको कोई 3 एंड नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इसीलिए इधर इस बार हम लोग प्राइमर को जो है यहां पर अटैच कर देंगे। क्या पर करेंगे भाई? अगर यहां से ये 5 एंड है, तो कहीं ना कहीं पर यहां पर आपको 3 एंड तो भी मिलेगा। तो हम लोग प्राइमर को क्या करेंगे? यहां पर अटैच कर देंगे, या यहां पर अटैच कर देंगे ऐसे। ये प्राइमर है, अगर ये 5 एंड है तो फिर ये इसका 3 एंड होगा। प्राइमर जब यहां अटैच हुआ तो ये 3 एंड है। वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इसके सामने एक नया न्यूक्लियोटाइड रखेगा। सी के सामने क्या रखेगा? जी न्यूक्लियोटाइड रखेगा। जी के सामने क्या रखेगा? सी न्यूक्लियोटाइड। टी के सामने ए रखेगा। हमारे पास एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। किस डायरेक्शन में? ऐसे आ रहा होगा। रेप्लिकेशन फॉर्क से
अवे आ रहा होगा। ये एक छोटा सा टुकड़ा हमारे पास बन गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3। इट इज ऑलवेज इन 5 to 3। फिर क्या होगा? अब हमने क्या करना है? जंप लगाना है। कितने? 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड जंप लगाना है, पीछे की तरफ जाना है, जंप लगाना है। प्रोकैरियोट में, अगर यूकैरियोट का सेल है तो उसमें 1000 से लेकर 2000 न्यूक्लियोटाइड पीछे जंप लगाना होगा। किसने? प्राइमर ने। हम फिर से क्या करेंगे? 1000-2000 न्यूक्लियोटाइड के बाद हम एक और प्राइमर रख लेंगे, एक और प्राइमर रख लेंगे, ठीक है। वो प्राइमर फिर क्या करेगा? जब वो आ जाएगा तो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज उस प्राइमर के सामने एक न्यूक्लियोटाइड रखेगा। सी है तो सी के सामने क्या रखेगा? जी रखेगा। ए के सामने क्या रखेगा? टी रखेगा। ए के सामने, सॉरी, दिस इज टी, दिस इज टी। हमारे पास फिर से क्या होगा? एक नया चेन हमारे पास बन जाएगा और फिर से उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3। नया स्ट्रैंड जब भी बनेगा तो 5 to 3 में। अब वो जो इलाका है वो क्या करेगा? वो ओपन होता जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। सो ये स्टेप्स किस तरह बन रहा है? ये वाला स्ट्रैंड रिवर्स, नया स्ट्रैंड बना, रिवर्स, नया स्ट्रैंड बना, नया स्ट्रैंड बना। सारे के सारे स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन फॉर्क से आवे आ रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रैंड था ये कॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बन रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? Why it is like this? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक चेन रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है, दूसरा रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे आ रहा है और पुर्जों में आ रहा है? इसका रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन सर वहाँ पे एंड 3 एंड वहाँ पे 5 है सर, और ये हमेशा 5 से 3 एंड बनाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का सबसे बड़ा मसला क्या है कि इट ऑलवेज सिंथेसाइज इन 5 to 3। तो चूंकि वो 5 to 3 में सिंथेसाइज कर रहा है, इसीलिए एक चेन को कंटिन्यूसली बनाना पड़ा, दूसरा डिसकंटिन्यूसली। अब डीएनए पॉलीमरेज है वो यहां पर काम शुरू करेगा, उसके लिए ये चेन 5 to 3 में आएगा। फिर जब वो यहां से काम शुरू करेगा तो ये 5 to 3 में आएगा। इसीलिए ये वाले टुकड़े जो है ये हमारे पास डिसकंटिन्यूसली बनेंगे और वो हमारे पास कंटिन्यूसली बन जाएंगे। सो क्या नाम देंगे ऐसे चेन को जो कंटिन्यूसली बन रहा है? लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरे का नाम क्या होगा? लैगिंग स्ट्रैंड। यस, दिस इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। पॉलीमराइजेशन इसी को तो कहते हैं कि एक नया चेन हमारे पास कंप्लीट हो गया, बन गया, पूरा का पूरा डीएनए के सामने, एक स्ट्रैंड के सामने भी एक नया स्ट्रैंड मुकम्मल, दूसरे स्ट्रैंड के सामने भी नया स्ट्रैंड मुकम्मल, सारा का सारा अनजिप होगा, प्रोसेस खत्म होने वाला होगा। तो अब लास्ट फेज क्या होगा? लास्ट फेज हमारे पास होगा टर्मिनेशन फेज। ठीक है, टर्मिनेशन फेज में हम क्या करेंगे? टर्मिनेशन फेज में हमने प्रोसेस को स्टॉप करना है और उसकी निशानी क्या है हमारे पास? वो है, पहले मैं लिख लेता हूं आपके लिए। कौन सा स्टेप है? थर्ड है ना? थर्ड इज कॉल्ड द टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में किस एंजाइम का रोल होगा? यस, डीएनए पॉलीमरेज 1। मुझे डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक और याद आया अभी। प्रूफ रीडिंग यहां पर जो था, प्रूफ रीडिंग, जब डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा होगा, हाँ, इसके सामने क्या करेंगे? कभी कभी गलती हो जाती है, मिस्टेक। कैसे मिस्टेक? टी के सामने मतलब ए के बजाय कोई और न्यूक्लियोटाइड आया, दिस इज कॉल्ड मिस्टेक। इस मिस्टेक को करेक्ट कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक सब यूनिट है, छोटा सा टुकड़ा है उसका। वो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक छोटा सा टुकड़ा है वो प्रूफ रीडिंग करेगा, जहां गलती हुई उसको दोबारा से
सेट करेगा। तो ये भी आप याद रखिए, डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक छोटा सा यूनिट है, वो प्रूफ रीडिंग करेगा। व्हाट इज मीन बाय प्रूफ रीडिंग? इफ सम मिस्टेक अकर्स, दैट मिस्टेक विल बी करेक्टेड बाय प्लेसिंग द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड, व्हिच इज कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग। अच्छा, ये बात इधर खत्म हो गई। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, बल्कि टर्मिनेशन फेज से हमारे स्टूडेंट के लिए क्या सबक मिलेगी यार, ये है क्या चीज? टर्मिनेशन फेज में दरअसल ये होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइमर्स बाय द न्यूक्लियोटाइड्स। ये होगा रिप्लेसमेंट प्राइमर। देखो आपने देखा कि ये मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक चेन है, हेयर, यहां आपने क्या रखा है, चलो भाई एक प्राइमर यहां पे आपने रखा हुआ है, एक प्राइमर आपने यहां पे रखा हुआ है, सही। और इधर आपके पास नया चेन भी बना हुआ है, ये देख, ये क्या चीज है, नया चेन है। ये भी क्या है, न्यू चेन है। और ये किस तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्शन फॉर्क से आगे आ रहा है। इधर जो दूसरा चेन है वो इसमें सिर्फ एक प्राइमर है, ये आपने रखा हुआ है, यहाँ पर क्या चीज़ रखा हुआ है, प्राइमर आपने रखा हुआ है। और इधर एक कॉन्टिन्यूसली एक चेन बना हुआ है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। हमने करना क्या है, हमने बस सिर्फ इतना करना है कि जहां जहां प्राइमर है, चेन तो सारा मुकम्मल हुआ है, हमने प्राइमर को हटाना है, रिमूव करना है। तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम आएगा वो है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 दो काम करते हैं, 2। एक, ये क्या करते हैं, ये जो नया चेन है ये प्राइमर के साथ अटैच है या नहीं है, अटैच है, प्राइमर के साथ ये अटैच है। सबसे पहले ये क्या करेगा, इस प्राइमर और नए चेन का अंदर जो बीच जो बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तोड़ देगा तो प्राइमर को क्या करेंगे, रिमूव। प्राइमर क्या हुआ, रिमूव्ड। बॉन्ड था ना प्राइमर और नए चेन के दरमियान, उसको उसने क्या कर दिया, पहले तो उसने बॉन्ड तोड़ दिया। भाई ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का पहला काम है, इट ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन द प्राइमर एंड द न्यू चेन। अब जरा देखिए इधर कितना स्पेस आया ना, स्पेस आया ना, इस स्पेस को फिल करेगा, किस चीज से फिल करेगा, न्यूक्लियोटाइड से। तो इस चेन को जो इसको थोड़ा सा लंबा कर देगा, आगे ले आएगा और आगे लाएगा, राइट, लंबा कर देगा, लेकिन ज्वाइन नहीं करेगा। रिपीट करूंगा, इस पहले से मौजूद टुकड़े को क्या किया उसने, लंबा किया, लेकिन ज्वाइन नहीं कर सकता और ना करेगा, क्योंकि ये ड्यूटी किसी और एंजाइम की है। एक चेन को दूसरे चेन के साथ मिलाने के लिए कोई और एंजाइम आएगा। बहरहाल पहले से जो छोटे से जो टुकड़े थे उनको क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इतना एक्सटेंड कर दिया कि जब दूसरा चेन शुरू हो जाए वहां पर स्टॉप किया। अच्छा, अब इधर क्या होगा, फिर से प्राइमर है, प्राइमर के और नए से के बीच बॉन्ड को तोड़ देगा कौन, पॉलीमरेज 1। प्राइमर फिर से, प्राइमर का आरएनए का टुकड़ा है, उसको रिमूव कर देंगे, फिर से इस चेन को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, फिर यहां से क्या होगा, रिमूव करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, एक्सटेंड करेगा। छोटे छोटे गैप्स रह गए, राइट। इन गैप्स को फिल करने के लिए हमारे पास उधर बॉन्ड से इसको साथ वो करना होगा, मिलाना। अभी इसको फिल नहीं करेंगे, बॉन्ड की बस बात है। न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे आए, जस्ट एक बॉन्ड हमने यहां पर लाना है। तो इधर कौन आएगा, सेकेंड पे एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम, ये क्या करेगा, इट विल ज्वाइन द 2 सेगमेंट्स। तो ये इन सेगमेंट को आपस में मिलाएगा बाय द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड। इधर ये बॉन्ड क्रिएट करके इसको मिलाएगा, इसको मिलाएगा, और ये सारा का सारा जो चेन था
अब ये टुकड़ों में आपको नजर नहीं आएगा, अब ये सारा का सारा चेन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। सो ईच सेगमेंट was joined with other segment by the help of the DNA ligase। और इसी तरह से जब ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास एक डॉटर पेरेंटल स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड आया होगा, ठीक है, और दूसरे पेरेंटल स्ट्रैंड के सामने हमारे पास एक नया स्ट्रैंड और बना होगा। आप इसको क्या नाम देंगे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसके साथ ही एक डीएनए से 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन गए। होप यू अंडरस्टैंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।